नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अलका सिंह और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित और स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन खबर दोपहर में। कुछ बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है। यह रेड अनंतनाग जिले के आतंकी फंडिंग मामले में की गई। बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी की 40 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए ने एक साथ रेड डाली। इससे पहले 10 जुलाई को एनआईए ने रेड डाली थी। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं एनआईए की टीम डोडा, किश्तवाड़ा, रामबन, अनंतनाग, बडगाम, राजौरी सहित शोपियां के कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। जमात इस्लामी के सदस्य गुल मोहम्मद वार के आवास पर भी छापेमारी की गई है। ये बताया गया है कि इस ट्रस्ट का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को सेल्फ फाइनेंस करना था। ये ट्रस्ट मुख्य रूप से आतंकवादियों और उनके परिवारों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई मुद्दों को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस पाखंडी है। ओलंपिक को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं। भारतीय खिलाड़ी हैं वो प्रेशर में नहीं बल्कि परफेक्शन के साथ खेल रहे हैं, और जो भारतीय खिलाड़ियों ने जो है वो भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है वो उसी का नतीजा है कि किसी भी तरह का प्रेशर नहीं, परफेक्शन के साथ खेलें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से हर खिलाड़ी की हौसला अफजाई की है, हर मौके पर हौसला अफजाई की है, चाहे जीत रही हो चाहे हार रही हो, उसका नतीजा रहा है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो और मजबूती के साथ और जुनून और जज्बे के साथ इस ओलंपिक में खेले हैं। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि भारत ने जहां एक तरफ लगभग 2 दशक से ज्यादा समय के बाद गोल्ड मेडल हासिल किया है, आने वाले दिनों में भारत का खेल दुनिया में और मजबूत झंडे गाड़ेगा। तो ये जो हेट न्यूज वाले लोग हैं, ये फेक न्यूज की बात करें तो मजाक लगता है। अब ये तो हेट न्यूज के चैंपियन हैं ये लोग। किस तरह से नफरत फैलाओ, किस तरह से भ्रम फैलाओ, किस तरह से आशंकाएं पैदा करो। अब जो है वो अपनी हेट न्यूज को फेक न्यूज बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हेट न्यूज के खुद चैंपियन लोग हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला रही है, और जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल पाखंड किया है, जिस तरह से लोगों के हितों के साथ धोखेबाजी की है, वो आज छिपी नहीं है, और जिसका नतीजा है कि आज कांग्रेस हाशिए पे खड़ी हुई है। लेकिन एक बात दिखाई पड़ती है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया अभी भी। आज जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो वेंटिलेटर पे है, लेकिन उसका अहंकार और आज भी जो है वो एक्सीलेटर पे चल रहा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनकी जीत का सपना ही रह जाएगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। को बहुत बहुत बधाई पूरे देश की तरफ से, हमारी तरफ से भी। और नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है और हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया है। देखिए, जनता ने जो देखा है उसका रिजल्ट दिया। अब वो अगर ये बताते हैं कि 2014 और 2017 में अगर ये बात बताते हैं तो 2019 में सपा और बसपा का उत्तर प्रदेश में गठबंधन था, और ये जग जाहिर था। दोनों लोग एक मंच से बात करते थे और ये भी कहते थे कि आने वाले समय में 2022 के जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी एक साथ गठबंधन बना करके रहेंगे। वो गठबंधन भी हारा, क्योंकि जनता में जो काम किया है वो उत्तर प्रदेश में मोदी जी की सरकार ने और पूरे केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने गांव-गांव में घरों घरों तक के लोगों को सुविधाएं देने का काम किया। जहां तक 4G का मामला है, तो 4G का मामला उन्होंने कहां पहुंचाया मैंने तो नहीं समझ पाया। मैं भी गांव का निवासी हूं, और बल्कि अब मेरा गांव जो है वो शहरी क्षेत्र में आए हुए कम से कम 30 साल हो गया होगा। तो उन्होंने कहां पहुंचा दिया मैं तो नहीं जान पाया। मेरे गांव में, मेरे शहरी क्षेत्र में भी 4G कहीं नहीं दिखाई देती है, कहीं पे नहीं। गांव-गांव में जो पहुंचाने का काम कर रही है वो बीजेपी करने का काम कर रही है। और बीजेपी ने लोगों को बिजली देने का काम, शौचालय देने का काम, आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने
लोगों को मुफ्त में इलाज देने का काम, लोगों को 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल देने का काम 80% जनता पूरे देश की। और इस समय जो है 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत, अन्य योजना के तहत उनको मुफ्त राशन देने का काम, सारा काम तो बीजेपी की सरकार कर रही, चाहे प्रदेश में हो चाहे अपने देश में हो। तो इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो जो काम बीजेपी ने किए हैं उनको अब गिनाना शुरू करेंगे ये, और उनको गिना करके जो है चाहते हैं कि जनता ये बात को समझ ले। लेकिन जनता इस बात को समझती है। उन्होंने केवल एक काम जरूर किया है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी ने, जब उनकी सरकार रही, आवास तो उन्होंने किसी को नहीं दिए, आवास लोगों को मिले नहीं, शौचालय लोगों को मिले नहीं, सड़कें उस समय बनी नहीं, बिजली लोगों को मिली नहीं, ज़रूरत की चीज़ें, इलाज लोगों को उपलब्ध नहीं कराया, जिंदा लोगों के लिए काम नहीं किया, उन्होंने मुर्दा लोगों के लिए काम किया। बिल्कुल 100 में 100% बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सही है, क्योंकि कांग्रेस का समय था और हम लोग तो बहुत लोअर क्लास से निकल के आए हैं। हमें याद है कि जो है हम लोग छोटे छोटे थे, अनाज नहीं मिलता था, गेहूं तो मिलता ही नहीं था। एक ज्वार होती है जिसको गांव में जुंडी कहते हैं, वो लाल जुंडी आई थी, बताते थे कि अमेरिका से आई है, खाने में भी अच्छी नहीं लगती थी। सावा, कोदो, ये चीज़ें पैदा होती थी जो गले से नीचे उतरने में बड़ी तकलीफ होती थी, लगता था कि छीलते हुए वो अनाज जाता है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लोगों को अनाज उपलब्ध नहीं कराया, लोगों को ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई, और केवल जाति आधार पर राजनीति कांग्रेस भी करती रही। कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद 1947 में अगर मेक इन इंडिया का नारा दिया होता तो आज हमारा हिंदुस्तान जो है पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनता। वो मेक इन इंडिया का नारा नहीं दिया उन्होंने उस समय। ये नारा मेक इन इंडिया का कि भारत को बनाना है, ये नारा तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में दिया, और आत्मनिर्भर भारत का दिया कि हम अपने देश के लोग अपने ऊपर निर्भर रहें, ना कि विदेश से जो चीज़ें मिलेंगी उसकी वजह से करें। तो WTO का पार्लियामेंट के अंदर बिल लाना और उससे समझौता करना, आर्थर डंकल की जो नीति है प्रस्ताव, उसको लाने का काम 1994, ये सारी चीज़ें तो कांग्रेस ने किया। वो कांग्रेस ने इतना नुकसान किया है देश का कि गरीब आम आदमी इस बात को समझ ही नहीं पाया। वो तो केवल इस बात पे झूमता रहा कि भूखे सही, लेकिन हम अंग्रेज़ से आज़ाद हो गए। तो अंग्रेज़ से आज़ादी इसलिए मिली थी कि जो धन, संपदा और सम्मान लूटते थे वो हमारे देश को मिलना चाहिए था। यही स्वराज का नारा था। स्वराज का नारा है कि अपना राज का मतलब उसे रोटी, कपड़ा, मकान, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस इतने साल तक के शासन सत्ता में रहने के बावजूद भी नहीं किया। तो ये पूरा देश की जो बर्बादी का है, देश का जो पिछड़ापन है, जो देश इतना पीछे रहा पूरी दुनिया में, उसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कांग्रेस है, उसके लीडर हैं जो सत्ता में काम करते रहे। सच ये है कि अब माननीय मोदी जी इस बात को लेकर के पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में काम कर रहे हैं कि लोगों को रोटी मिले, लोगों को काम मिले, लोगों को ज़रूरत की चीज़ें मिले, लोगों को मकान मिले। सब टाइम बाउंड कार्यक्रम करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो देश की आज़ादी के 75 साल अभी पूरे होंगे 15 अगस्त 2022 को। तब तक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उस हर व्यक्ति को जिसके पास अपना निजी आवास नहीं है, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करा देने का काम करेंगे। उसके पास अपनी छत होगी। एक बड़ा काम है और गरीब जनता इसको समझ भी रही, जान भी रही है। और इसीलिए कांग्रेस के पास कोई चीज़ें बची नहीं है तो कांग्रेस उलूल जुलूल की बातें करती है, उलूल जुलूल के बयान देते हैं। पार्लियामेंट में बहस करने के लिए तैयार नहीं, राज्यसभा में बहस करने के लिए तैयार नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल हो हल। वहीं यूपी की सुबह सपा पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी के नेतृत्व में बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो वो कतई गठबंधन नहीं करेंगे। उनके इसी बयान पर यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने एक प्रतिक्रिया दी है। साथ ही अखिलेश यादव को भी अड़े हाथों लिया है। ऐसे लोग दोहरा चरित्र वाले हैं। पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उनको कौन बुला रहा है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना वाली परंपरा के पीछे चलने वाले ये लोग हैं।
जान रहे हैं कि इस बार के चुनाव में जमानत भी नहीं बचने वाली है, तो फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है, घबराहट शब्दों की मर्यादा तोड़ रही है। तो इस तरह के दोहरे चरित्र के लोग सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं और दूसरे दिन फिर कुछ कहने लगते हैं। ये कब से राजभर हित ऐसी हो गए, कब से ये पिछड़ा हित ऐसी हो गए। गरीब राजभरों ने तो बड़ा उम्मीद से इनकी पार्टी बनवाई थी कि राजभर को ये कभी किसी जमाने में आसमान पर उठाने की बात करते थे, और समय बदला, राजनीति की तिजारत शुरू जब इन्होंने किया तो एक जमाने में अफजाल और मुख्तार अंसारी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, आज ओवैसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। और हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को ये इस तरह, अब ये जनता देखिए सब देख रही है, आज सब समझ रही है। ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया है और योगी जी ने बेनकाब कर दिया ऐसे बहरूपियों को जो सिर्फ अपने समाज को बेचना खरीदना जिनके राजनीति का हिस्सा हो। ऐसे लोगों का आज चेहरा बेनकाब हो गया। बहराइच की धरती पर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाने का जो संकल्प योगी जी ने लिया, ये उसकी घबराहट है। ऐसे लोगों का जनता पर कोई भरोसा ही नहीं है, कोई विश्वास ही नहीं है। ना ही जनता पर कोई विश्वास है, ना खुद के ऊपर कोई विश्वास है। और इसीलिए कभी बैलेट पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, कभी वोटिंग मशीन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, कभी सोशल मीडिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, कभी सम्मानित मीडिया को बिकने वाला कह देंगे। तो ऐसे लोगों का मैं समझता हूं कि ना ही अपने ऊपर भरोसा होता है, ना ही जनता के ऊपर भरोसा होता है। जबकि इनको जानना चाहिए कि जनता बहुत अच्छी तरीके से सारी बातों को जानती है। सोशल मीडिया से बाहर आवें, धरातल पर उतरें, काम करें, खुद अंदाजा लग जाएगा कि जनता कहां खड़ी है। 400 सीट सर लेने के बाद ये 3 एक एंग्लो इंडियन को मिला के कुल 4 सीट किसके लिए छोड़ रहे हैं ये अखिलेश यादव? अब ये तो उनसे सवाल करना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए। मैं तो सच कह रहा हूं, अभी इन लोगों को समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि करें तो करें क्या। 4 दिन पहले क्या बोला और फिर आज क्या बोल रहे हैं। 2019 के लोकसभा के आम चुनाव में किस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ इन्होंने किया है, इनके लोगों ने किया है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता उसको भूल सकती है क्या? देखिए, हम सब लोगों की किस्मत है, सौभाग्य है। अभी काशी में आपने देखा कि हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन हुआ, उनका मार्गदर्शन मिला। लखनऊ में भी आए, मिर्ज़ापुर में भी आए। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुभागमन हुआ, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। समाज की सेवा में किसी प्रकार की कोई न लापरवाही हो, न कोई कोर कसर हमारे किसी मंत्री को नहीं छोड़ना है, हमारे विधायक को नहीं छोड़ना है, सांसद को नहीं छोड़ना है। जो जनता ने अवसर दिया है उसका अधिकतम सदुपयोग करते हुए समाज की सेवा में हम सब लोग अपने आप को 24 घंटा समर्पित करके रखें। इस तरह का मार्गदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिला है। आंख हमारी खुली है, कहीं से भी हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हैं। जनता जनार्दन की अदालत। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते कुछ बड़ी खबरों के साथ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच पर चुप्पी साधने को लेकर एक आरोप लगाया है। वहीं नवाब मलिक ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को सीबीआई सुपुर्द करने के बाद लगभग 1 साल पूरे हो गए। अभी तक ये हत्या है कि आत्महत्या सीबीआई ने स्पष्ट नहीं किया। जुरिडिक्शन के बाहर जाके बिहार में मुकदमा दर्ज हुआ, सीबीआई को सुपुर्द किया गया। राजनीतिक उद्देश्य से ये सारा मामला किया गया। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जाए, बिहार चुनाव में फ़ायदा लिया जाए
हम पूछना चाहते हैं कि 1 साल के बाद भी सीबीआई क्यों खुलासा नहीं कर रही है कि ये आत्महत्या है कि हत्या। मुंबई लोकल में अति आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को परमिशन दी गई है। निश्चित रूप से एमएमआर रीजन में धीरे धीरे परिस्थिति सुधर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में और कुछ ढील दी जाएगी, लेकिन जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, कभी ट्रेन को लेकर आंदोलन करते हैं, कभी मंदिर को खोलने को लेकर आंदोलन करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उसके उलट कहते हैं कि आने वाले दिनों में त्यौहार आ रहे हैं, भीड़ को नियंत्रित किया जाए, तीसरी लहर आ सकती है। हमें लगता है बीजेपी मोदी जी की बात समझने के लिए तैयार नहीं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि किसान कानून को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नए कृषि कानून सभी के लिए संकट हैं और अचानक से कोई कानून लाना ये ठीक नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। हमें आकर मिलते हैं, दिल्ली में ही बहुत लोग आकर बैठे हैं स्टेट से, सबके साथ बात करनी चाहिए, स्टेट के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन अचानक से आप बिल लेके आते हो। जैसे सबसे बड़ा उनको महाराष्ट्र में एमएसएबी को फटका बैठने वाला, एमएसएबी है और भी इलेक्ट्रिक जो स्टेट की इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं, सबके लिए ये बहुत ही खतरनाक बिल साबित होने वाला है। उस बारे में हमारी स्टडी चल रही है पार्टी में, और मुझे लगता है ये बिल देश के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बिहार के बाहर पार्टी के विस्तार को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। ललन सिंह ने कहा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि बीजेपी के साथ वह गठबंधन में चुनाव लड़ें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आरजेडी नेता शिवानंद ने इसको लेकर पलटवार किया है। अब इसमें रिश्ता पहले वाला नहीं रह गया, और विशेष रूप से अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा के चुनाव के बाद चिराग पासवान ने जिस ढंग से लक्ष्य बना करके मैंने नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के विरुद्ध अपना उम्मीदवार दिया, ऐसा उम्मीदवार दिया जिससे उनका वोट कटे। उसके बाद संख्या उनकी कम हो गई। पहले बड़े भाई का दर्जा था, डिक्टेशन दिया करते थे, अब दर्जा जो है छोटे भाई का हो गया, छोटे भाई और बड़े भाई में फासला ज़्यादा हो गया। अब जो है वो उनकी हैसियत नहीं रही जो पहले थी। इसके अलावे इधर जो है जैसे जातीय जनगणना वाली बात है, या पैगासस में जो टेलीफोन टैपिंग का मामला है, इसमें नीतीश कुमार का जो स्टैंड है, यह स्टैंड भी भारतीय जनता पार्टी के गले के। नीरज चोपड़ा की जीत पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने काफी खुशी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं समझता हूँ समस्त देशवासी आज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। पूरे देश की ओर से नीरज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं समझता हूँ कि उनके एक पदक से, स्वर्ण पदक से अंक तालिका में भी हम बहुत ऊंचे आ गए। लेकिन जरूरत है कि अब ये जो क्रिकेट केंद्रित हमारा विमर्श है खेल को लेकर के, उसको थोड़ा सा टोन डाउन करते हुए वैसे स्पोर्टिंग इवेंट जिसमें हमारे पास टैलेंट है और जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी है सरकारों को, तो विज्ञापनबाजी जो अभी चल रही है कि थैंक यू में भी फलाना साहब चिलाना साहब, उसको दरकिनार करते हुए उन संसाधनों का प्रयोग स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्पोर्ट्समैन को फैसिलिटी देने में बढ़ाया जाए। देखिए यही सारी चीजें चिंता का विषय है। इसलिए जब हॉकी की टीम ने बहुत अच्छा किया, पुरुष टीम ने किया और महिला टीम ने भी मेडल नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पूरे देश को एक आशा की किरण दिखाई कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं। और नवीन बाबू, मैं समझता हूं मैंने शुभकामनाएं भी दी, धन्यवाद दी। बहुत साइलेंटली, बड़ी तस्वीर नहीं छपती है उनकी, खिलाड़ियों के बीच में एक छोटी सी तस्वीर से उनका काम चल जाता है। ये नजरिया होना चाहिए सब लोगों का। आज जब मैं देख रहा हूं मेडल मिलने के बाद नीरज छोटे से दिख रहे हैं और बाकी नेतागण बड़ी बड़ी तस्वीर के साथ है। अरे आपने नहीं जीता है, अगर आपको करना है ना,
अलॉटमेंट बढ़ाइए बजट में और बाकी संसाधन मुहैया कराइए। फिर ओलंपिक खत्म होने के बाद अगले ओलंपिक से 3 महीने पहले मत जागिए। सस्पेंशन हो सकता है, टेम्पररी हो, और ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा विषय है जिसमें एक मानदंड है कि हम पब्लिक नहीं करते हैं आइडेंटिटी को, उसी नजरिए से देखना चाहिए। क्या ये इमोशन से जुड़ा हुआ विषय था? देखिए, सीधी सी बात है कि कई दफा भावनाएं बहुत बलवती होती हैं, उनका वहां जाना, कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि राजनीति है, राजनीति है। अरे साहब, किसी पीड़ित कहीं भी हो, अगर उसके पक्ष में खड़ा होना राजनीति है ना, तो ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए, पूरे देश को करनी चाहिए। मैं समझता हूं वो महत्वपूर्ण है। और 7 वर्ष में हमने ऐसे गरीबों के उत्थान के नाम पर क्या हो रहा है देख लिया है। मुफ्त फलाना, मुफ्त चिलाना, मुफ्त ढिमकाना, साहब मुफ्त नहीं है, ये वेलफेयर स्टेट है। प्रियम्बल को पढ़िए, जो हमारी प्रस्तावना है ना, उसमें बीज हैं कि हमारी नीति और हमारी नीयत क्या होनी चाहिए। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जिसमें अटल जी के भी कार्यकाल को आप जोड़ देते हैं। मैं समझता हूं इस रेटरिक से ऊपर उठ करके आपके समक्ष जो चुनौतियां हैं, बेरोजगारी की, महंगाई के सवाल, किसान बैठा हुआ है सरहद पे, उन सवालों पर गौर करिए। ये बाजा बहुत बच चुका है कि फलानी सरकार ने चलन गया। साहब, फलानी सरकार ने नहीं किया तो आप 2 बार से जीत रहे हैं, आपने क्या किया? मूल्यांकन वहां होना चाहिए। विपक्ष की रणनीति तो स्पष्ट है। विपक्ष चाहती है कि सरकार संवाद करे। सरकार जो है वो डायलॉग नहीं करके मोनोलॉग करती है, एक सेक्शन ऑफ मीडिया में जाकर के अपनी बात परोसती है। जो लोग बात करने आते हैं विपक्ष से, उनके पास मैंडेट ही नहीं है कि क्या ऑफर करेंगे आप विपक्ष को। विपक्ष अपने खेत में जुताई के सवाल नहीं उठा रहा, विपक्ष उठा रहा है लोक सरोकार के मुद्दे। और आप जिस तरह से बिल ला रहे हैं और पास कर रहे हैं, मंत्री जी आते हैं, बिल पेश करते हैं, मंत्री जी 7 से 8वें मिनट में बिल पास करते हैं। बीजेपी के भी लोग नहीं बोलते हैं। ये अद्भुत प्रयोग कर रहे हैं आप संसदीय लोकतंत्र में, नई संसद बना रहे हैं ना, और इधर संसदीय परंपराओं को संग्रहालय की विषय वस्तु बना रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर अखिलेश यादव को अब्बा शब्द से इतनी नफरत क्यों है, उनके अब्बा शब्द से इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है। अब्बा शब्द तो तहजीब का शब्द है, आखिर उनको मिर्ची क्यों लग जाती है, और यह शब्द तो तहजीब का प्रतीक है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर उन्होंने ये निशाना साधा है। वहीं अखिलेश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब्बा शब्द को संबोधित करना बेहद गैर जिम्मेदार रवैया है, सीएम को अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए। जिसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अखिलेश को अपने नजरिए और सोच को बदलने की बात करनी चाहिए, साथ ही समझने और उनका सही अर्थ निकालने की भी जरूरत है। कैबिनेट मंत्री ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान का जवाब देते हुए कहा कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने वालों के मुंह से भाषा में संतुलन की बात हजम नहीं होती। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि ड्राइंग रूम में बैठकर ट्वीट करने वालों को अब भाषा में भी दोष नजर आने लगे हैं। भाजपा की बढ़ती ताकत और जनाधार सफाइयों को रास नहीं आ रहा है, वो सहमे हुए हैं, इसलिए आदर सूचक और सम्मानजनक शब्दों की पहचान करना भी भूल गए हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार यानी आज आगरा के दौरे पर रहेंगे। दोनों नेताओं के इस दौरे पर आगरा के बीजेपी नेता विनोद चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो ब्रज क्षेत्र के पार्टी के पदाधिकारी और विधायकों से रूबरू और मिलने का कार्यक्रम है। पार्टी के जो आगे के कार्यक्रम हैं
कैसे होने हैं, किस तरह जनता में जाने हैं, उन सब की एक योजना है जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होती रहती है। क्योंकि 24 में 22 में चुनाव है, उससे जोड़कर इस बैठक को भी देखा जा रहा है। 3 बजे का भी एक कार्यक्रम सम्मानित किए जाने का है, वो क्या है? कोरोना काल में जिन डॉक्टर्स ने अपनी जान पर खेलकर देश की सेवा की, मरीजों की सेवा की, ऐसे डॉक्टरों को सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं गुजरात के सूरत के रईस पटेल पैरा ओलंपिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि उनका एक पैर लगभग 3 इंच छोटा है। रईस पटेल के कोच का कहना है कि रईस ने काफी खेलों में भाग लिया है और जीत भी हासिल की है। रईस अभी वेट लिफ्टिंग में राज्य स्तर पर खेलेंगे और इसके आगे तक जाने की उम्मीद है। जिम ज्वाइन करूँ तो मेरा कुछ एक्सरसाइज चालू हो, तभी तो मैं वेट लिफ्टिंग के लिए कंपटीशन में भी अभी जाने वाला हूँ मैं। तो उवैस भाई ने मेरे को ऐसा बोला कि तू कर सकता है कुछ भी, एक पैर शॉर्ट है तो भी तेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है कि तू कुछ कर सकता है। तो हम उवैस भाई मेरे को ट्रेन करते हैं अभी। ये ऐसा जिम ज्वाइन करने का विचार क्यों आया? घर वालों को बोझ बन रहा था, ऐसा कुछ मगज में आया? हाँ, मेरे को ऐसा था कि मेरे को कुछ अलग ही करना था, तो मैंने सोचा कि कुछ अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ कर सकूं मैं। लोग उसको बोल रहे थे कि भाई तो जिंदगी भर कुछ कर नहीं पाएगा, तो घर चुनाव में जीत उत्तर प्रदेश में दिलाई जा कानपुर में सके। वीकेंड लॉकडाउन जारी है। इसको लेकर सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान लोग नियमों का पालन करते नहीं दिख रहे हैं, बिना मास्क के ही घर से बाहर निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करते नजर आ रहे। यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है, लॉकडाउन का पालन है नहीं एक भी। गाड़ियाँ तो सब चल रही हैं बराबर और कोई भी बंदा सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं है, कोई भी बंदा मास्क नहीं लगाए। तीसरी लहर आ रही है, पीछे से भी लहर आ रही है तो फिर वही से होना है कि मनना है एक दिन सारे को। आपको बता दें कि आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में कई निगमों को महानगर पालिकाओं में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इन चुनाव में गठबंधन को लेकर बीजेपी का मन से प्रेम उभरकर सामने आने लगा है। शुक्रवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे से उनके आवास पर कृष्ण कुंज पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के करीब 40 से 45 मिनट पर चर्चा हुई। सूत्रों का मुताबिक पाटिल ने आगामी महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी मनसे के बीच गठबंधन को लेकर राज ठाकरे के साथ मंथन किया। मुलाकात के बाद पाटिल ने मीडिया से हुई बातचीत में इस बात से इनकार किया गठबंधन पर कोई चर्चा हुई है। हालांकि उन्होंने ये माना कि मुलाकात राजनीतिक थी जिसमें एक दूसरे की भूमिकाओं पर चर्चा हुई। पाटिल ने कहा कि वो राज ठाकरे द्वारा कई मुद्दों पर किए गए स्टैंड को समझना चाहते हैं। महानगर पालिका चुनाव देखते हुए भाजपा का मन से प्रेम देखा जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात कर यह तय कर दिया है कि अब भाजपा का मन से प्रेम उजागर हो गया है। हालांकि इस मुलाकात से उत्तर भारतीय नेताओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। आपको बता दें कि लगातार मनसे द्वारा उत्तर भारतीयों को प्रताड़ित करने का कई बार मामला आया था, जिसमें यही भाजपा नेताओं ने इसको बीच बचाव किया था। लेकिन एक बार फिर से देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर कहीं न कहीं गठबंधन की राजनीति जो है अब सामने आने लगी है। आपको बता दें करीब 45 मिनट की इस मुलाकात से अब कहीं न कहीं मनसे और भाजपा के बीच गठबंधन होने की बात सामने आ रही है। लेकिन इस मुलाकात के बाद चंद्रकांत दादा पाटिल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि यह मुलाकात गठबंधन को लेकर नहीं थी, लेकिन राजनीति से प्रेरित जरूर थी। चंद्रकांत दादा पाटिल ने यह भी कहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों राज ठाकरे ने कई स्टैंड उठाया था, उससे समझने के लिए यह मुलाकात थी। फिलहाल जानकारों का यह मानना है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए बीजेपी और मनसे का गठबंधन लगभग तय माना गया है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई।
वहीं देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते आफत का मंजर देखने को मिला है। राजस्थान भी कुछ ऐसी ही कहानी से गुजर रहा है। यहाँ कोटा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से लोग खासा परेशान हैं। इसी के मद्देनजर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया और हालात का जायजा भी लिया। बता दें कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस मीटिंग के बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोटा बूंदी में अत्यधिक बारिश होने के चलते हालात बिगड़ गए हैं और उन्होंने उसकी समीक्षा की है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कर मुआवजा दिलवाएं। साथ ही किसानों को फसल बीमा योजना के तहत लाभान्वित भी करें। तो वहीं संगम नगरी में गंगा और यमुना खतरे के निशान के बेहद ही करीब पहुंच गई है। गंगा का जलस्तर 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। यमुना नदी का भी पानी 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 84.28 जबकि यमुना का 84.02 मीटर शनिवार की रात 10 बजे तक दर्ज किया गया। वहीं गंगा और यमुना का पानी 84.73 पर पहुंचते ही खतरे के निशान को क्रॉस कर जाएगा, जिसको लेकर बाढ़ प्रशासनिक अमला मुस्तैद हो गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के घरों को खाली करने का निर्देश जारी किया गया है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए हैं। चार गांव हैं, 10,000 आबादी ज़्यादा है। हम लोग आने जाने में दिक्कत होती है और रात में भी लाइट भी नहीं व्यवस्था, कोई तेलों की सुविधा है ही नहीं। अनियर में जानवर भी जा रहे हैं, रात भर लोग सो नहीं रहे हैं। बूढ़ा से पानी दब तेज चढ़ा हुआ है कि जानवर जो है ऊपर चढ़े हुए हैं। लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, न तेल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सारी प्रॉब्लम आगे नाव से आते रहते हैं सर। एक ही नाम, हाँ, भागीरथी नाम है। 4 गाँव हैं, बदरा, सनोटी, ढुलवजवा वगैरह। लगभग 10 से 12 हज़ार की आबादी है यहाँ पे। और यहाँ पे खाने पीने की दिक्कत और लाइट की तो पूरी समस्या है ही है। और ये समस्या आज की नहीं है, हर साल की रहती है और काफ़ी लोग परेशान हैं। और बोट की व्यवस्था सरकार ने किया है, इसी से आना जाना हो रहा है लोगों का। और परमानेंट व्यवस्था तो अभी कुछ है नहीं। दिक्कतें और बढ़ रही हैं, पानी बढ़ने की। हाँ, दिक्कत तो बढ़ रही है और पानी लगातार बढ़ रहा है। तो अब तो घरों में भी घुसना शुरू हो जाएगा कुछ दिन बाद। अगर 1-2 दिन बाढ़ अगर और रहा तो घर में जो किनारे घर हैं। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।